27 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में कुछ ऐसे नजारे दिखने को मिले जो किसी भी डेमोक्रेसी को शर्मसार कर दे। जोर जबरदस्ती से, बिना डिवीजन ऑफ वोट्स के, बिना बहस के सरकार ने 3 एग्रीकल्चर बिल पार्लियामेंट में पारित कर दिए। ऑपोजिशन को ज्यादा कर नहीं पाई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चीखी, लेकिन अब तक इस स्टाइल की आदत सी पड़ चुकी है। नोटबंदी ले लो, आर्टिकल 370 ले लो, सीएए ले लो, बिना डिबेट, बिना डिस्कशन पार्लियामेंट में ठूस दिया जाता है या ऐसे ही फैसला अनाउंस कर दिया जाता है टीवी पे। सरकार ने सोचा यह भी सही, लेकिन जहां ऑपोजिशन को मैनेज करना, मीडिया को खरीदना और सवाल पूछने वालों को जेल में बंद करना सरकार को बखूबी आता है, वहीं किसानों पर इनकी एक न चली। 1 साल से किसानों ने सरकार को उसी भाषा में जवाब दिया है जो सरकार को भली भांति समझ में आता है। वो है बल प्रदर्शन, सड़क पे, गांव में, सोशल मीडिया पे और अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे। जिस बल प्रदर्शन के बूते पे यह बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, किसानों ने शांतिपूर्ण बल प्रदर्शन के वजह से ही आज यह बिल पार्लियामेंट में अब वापस होने वाला है। लेकिन यह आसान रास्ता नहीं रहा है। 600 से भी ज्यादा जाने गए किसानों की, साल भर गोदी मीडिया ने गालियां बरसाई, पुलिस ने डंडे बरसाए, अंत में सरकार को मिला 0/अंडा। किसान आंदोलन का कहना है कि यह लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अभी जंग जारी है, लेकिन यह जीत तो जरूर है। भारत के इतिहास में ऐसे आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जहां बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के एक आंदोलन इतना लंबा, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना सफल हुआ होगा। देशभक्त पे आज हम किसान भाइयों को नमन करते हैं और पता लगाते हैं कि यह जीत मिली कैसे, आखिर सरकार का हर पैतरा फेल कैसे हो गया और अब आगे क्या। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 27 सितंबर 2020 लोकसभा राज्यसभा में जबरन बिल पारित होने के बाद 3 फार्म बिल्स को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और पंजाब में किसानों का आंदोलन शुरू हो जाता है। एक चौकस सरकार, एक सेंसिटिव सरकार इस मामले को तभी सुन लेती, लेकिन सरकार ने कहा आंदोलन करो, बैठे रहो रेल पटरी पर, हम रेल ही नहीं चलाएंगे पंजाब में। मास्टर स्ट्रोक। तो ऐसा इग्नोर किया फार्मर्स को 2 महीने तक। 2 महीने तक उनकी ना सुनी गई, उनको इग्नोर किया गया। 25 नवंबर 2020 को किसानों ने ऐलान किया दिल्ली चलो। ठीक है बेटा, अब तो दिल्ली ही जाकर सरकार के गरूर और अहंकार को हम तोड़ेंगे। बाय द वे, किसान इतने नाखुश क्यों थे, ये 3 काले कानून क्या थे, ये हमने आपको बहुत डिटेल में लेगो के हेल्प से ऑलरेडी यहां देशभक्त पे बता दिया है, तो वो समझने के लिए आप देख सकते हैं। एंटी सीए प्रोटेस्ट झेली हुई सरकार ने कहा भाई देखो दिल्ली तो नहीं आने देंगे, तो अपने ही किसानों के खिलाफ जगह जगह पर वाटर कैनन्स चालू कर दिए गए। और कड़ी सर्दी में वो भी सरकार ने रास्ते खोदने शुरू कर दिए, जैसे कोई दुश्मन की फौज आ रही हो दिल्ली की तरफ। कंक्रीट बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी। अब देखिए, कोई मिडिल क्लास शहरी टाइप लोग होते तो ये सब देख के डर जाते, कहते कहां सरकार से पंगा लेंगे। लेकिन ये थे किसान, ये थे फौलादी। वाटर कैनन में तो ये नहा रहे थे भाई साहब, गड्ढे 2 घंटे में भर देते थे। और हां, जहां रही बात कंक्रीट बैरिकेडिंग की, तो अपने ट्रैक्टर के मदद से कंक्रीट बैरिकेडिंग की भी मम्मी डैडी हो गई। जब सारे पैतड़े अपना लिए गए और वो फेल हो गए, तब सरकार ने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। तो किसानों ने अपना डेरा सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डाल दिया और शुरू हुई सरकार के साथ और किसानों के बीच में एक लंबी चौड़ी डायलॉग प्रोसेस। लेकिन डायलॉग में उलझाने का तरीका बहुत पॉलिटिकल है। किसान भाई बड़े सिंपल हैं। किसानों ने कहा देखो भाई, पॉइंट बहुत सिंपल है, ये बिल्स बड़े कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, आप उद्योगपति के लिए काम कर रहे हो, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो ये 3 काले कानून पहले वापस लो, हमसे बात करो ऐसे बिल बनाने से पहले। और एमएसपी जिसको आप धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष से हटा रहे हो, उसको वापस लागू करो, क्योंकि यही फार्मर का सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी सरकार की, किसको खुश रखना था सरकार को। सरकार आसानी से बिल वापस ले सकती थी, नए बिल पर काम कर सकती थी, नंबर तो थे ही उसके पास पार्लियामेंट में, फिर से बिल पारित कर देती। लेकिन यह बात साफ होने लगी धीरे धीरे, और दिसंबर तक यह बात एकदम साफ हो चुकी थी कि यह सारे बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है, यह सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक है। सरकार ने कहा देखो थोड़ा मोड़ा अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन शायद सरकार पर विश्वास तो था ही नहीं किसी का, तो अमेंडमेंट का तो सवाल ही नहीं है। किसानों ने कहा पूर्ण विड्रॉल चाहिए और नथिंग। इसके बाद किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगी। जनता से भी सपोर्ट मिला, जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर में
एक मेला सा होने लगा, संघर्ष का मेला, आंदोलन का मेला। बदले में अब सरकार के तेवर भी तीखे होने लगे। किसानों का आंदोलन और आंदोलन का समर्थन देख सरकार भी तिलमिला उठी। किसानों का मजाक कैसे बनाया जाए, इस पर काम शुरू हुआ। देखिए, जेएनयू, जामिया, सीएए, ऑपोजिशन पार्टीज, हर प्रोटेस्ट करने वाला, हर सवाल उठाने वाला, अगर आप उसको डिस्क्रेडिट कर दोगे तो आधा काम तो वही हो जाता है। संसद में आंदोलन करने वाले और सवाल करने वालों को आंदोलन जीवी बताया गया। हजारों घंटे और ना जाने कितने एंकरों ने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दी इसी बात पर कि किसानों को कैसे खालिस्तानी बना दिया जाए। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। आंदोलन जीवी सड़क पर बवाल क्यों काट रहे हैं? किसान के नाम पर सियासी दुकान चलाने की ये कोशिश। जब एंकर से काम ना हो पाया तो कंगना जैसे लोगों को भी लाया गया कि भैया किसानों को जलील करो। कंगना ने यह काम बहुत अच्छा भी किया। प्रोटेस्ट करने वाली एक दादी को 100 रुपए में मिलने वाली औरत भी कह दिया। लेकिन हर चाल, हर पैतरा फेल होने लगा। आंदोलन जीवी, गोदी जीवी मीडिया पर भारी पड़ने लगे। उनका प्रोपेगेंडा फोड़ने के लिए किसानों ने अपना ही सोशल मीडिया चैनल बना दिया और देखते ही देखते अपना न्यूज़पेपर भी लॉन्च कर दिया, ट्रॉली टाइम्स। और कंगना कंगना को जल्दी समझ में आ गया कि भैया उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। शायद अपनी जिंदगी में इतना वो नहीं, वैसे तो काफी जलील होती रहती है, लेकिन अपनी जिंदगी में शायद इतना कभी जलील नहीं हुई होगी जितना वो 2-3 दिनों में हुई थी जब दिलजीत पाजी से उन्होंने पंगा ले लिया। भिगो भिगो के जवाब दिया दिलजीत पाजी ने, वो भी पंजाबी में। पूरा एपिसोड है, एंटरटेनमेंट के लिए देखना हो तो देख लेना। लेकिन भक्त इतना प्रोटेस्ट, इतनी जिल्लत हैंडल कर सकते थे। सीएए का एक्सपीरियंस भी था उनके पास। लेकिन घर की बात जब बाहर चले जाती है तब हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है, बहुत लाज आती है, जैसा कि वीरदास ने हमें रिसेंटली दिखाया। किसान आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसानों की आवाज दबाने के लिए सरकार ने सोचा कि बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट ही बैन कर देते, बात खत्म, उसको ब्लॉक कर देते हैं। कश्मीर के पैतरे दिल्ली में। इस बात पर और फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में रियाना, ग्रेटा, मिया खलीफा सब ने टिप्पणी कर दी। भक्तों का दिल टूट गया। उन्होंने मिया को बॉयकॉट तो नहीं किया, लेकिन चीख चीख कर कहने लगे ये इंटरनेशनल हब ऑफ जिहाद है, ये कोई एक्स फैक्टर है यहां जो देश को कमजोर करना चाहता है। आंदोलन के समर्थन में कनाडा में रैली भी निकली और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल भी उठे। मेरे ख्याल से 70 सालों में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा हमारे इंटरनल मैटर्स को लेकर, इतना इंटरनेशनल छीछा लेदर। लेकिन सबका टाइम आता है जी, सबसे भूल होती है, और सरकार भी इसी का इंतजार कर रही थी। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का सोचा, ठान ली उन्होंने। इसकी परमिशन उन्हें लास्ट मिनट में मिली और एक ट्रैक्टर की टोली अपने प्री डेजिग्नेटेड रूट को छोड़ के रेड फोर्ट की तरफ रवाना हो गई। वहां पुलिस के साथ झड़प हुई, झंडा लहराया गया और एक फार्मर की मौत भी हो गई। यह कांड कंफ्यूजन की वजह से हुआ या जानबूझ के करवाया गया था किसानों को बदनाम करने के लिए, इस पर आज भी डिबेट होता है। लेकिन पहली बार आंदोलन टूटता नजर आया, पहली बार आंदोलन कमजोर होता नजर आया, पहली बार पब्लिक सपोर्ट घटता हुआ दिखा और पुलिस को भी एक्शन लेने का बहाना मिल गया। 28 जनवरी की रात पुलिस पहुंची गाजीपुर बॉर्डर पर। निर्देश थे कि प्रोटेस्ट साइट को खाली करवा दिया जाए। कुछ समय तक तो यही लग रहा था कि अब फार्मर प्रोटेस्ट ओवर। उस समय गाजीपुर में भी ज्यादा लोग थे नहीं। एक गोदी मीडिया एंकर ने तो ऐलान भी कर दिया, किसान आंदोलन की आखिरी रात। लेकिन उसी रात किसान नेता राकेश टिकैत ने एक आंसू भरी अपील की किसानों को और कहा कि वो वहां से नहीं हटेंगे। इस आंसू भरी अपील को सुन हजारों की संख्या में लोग और ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और प्रोटेस्ट साइट बंद नहीं हो पाया। लेकिन 26 जनवरी के कांड के बाद किसानों को यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर या दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। सरकार सुनने वाली नहीं है, उल्टा सरकार तो अब बच्चों को भी नहीं बख्श रही थी, उसके तेवर तो और कड़े हो गए थे। फरवरी के महीने में ग्रेटा थनबर्ग ने एक प्रोटेस्ट टूल किट के बारे में लिखा, ट्वीट किया और उसी को लिंक करते हुए दिशा रवि पर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। इस तमाशे के बारे में, इस टूल किट जिहाद के बारे में पूरा एपिसोड है। आज देखकर हंसी आएगी, लेकिन उस समय इट वाज नॉट अ लाफिंग मैटर है। बेसिकली 26 जनवरी के बाद यह साफ हो गई थी बात कि भैया अब कोई सुलह नहीं होगा, कोई अपने पोजीशन से पीछे नहीं हटने वाला है। कोरोना महामारी कम होने के बाद किसान आंदोलन वापस एक्शन में आए, लेकिन इस बार सिंघू बॉर्डर पर नहीं, अपने गांव में ज्यादा।
किसान लीडर समझ गए थे कि सरकार अब एक ही भाषा समझेगी, इलेक्शन में हार। तो किसान नेता जैसे राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि बीजेपी को पंजाब और यूपी चुनाव में अब हम हराएंगे। इस प्लान के अनुसार जगह जगह महापंचायत होने लगी, फार्मर्स को अपील होने लगी, फार्मर से बातचीत होने लगी। एक और प्रॉब्लम यहां, कहां लोगों को सक्सेसफुली रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड कर दिया गया था, अब लोग एक साथ आ रहे थे। पहचान क्या बन रही थी? किसान की। तो फार्मर प्रोटेस्ट हेडलाइंस में तो नहीं थे, लेकिन अब यही आंदोलन गांव गांव जा रहा था, बीजेपी की हार को आंक रहा था अंदर से, भारत से, इंडिया से नहीं। सरकार अब इतनी डेस्परेट होने लगी कि लोगों को पंचायत में जाने से रोकने लगी। पूरे देश ने सुना करनाल एसडीएम को, पुलिस को आदेश देते हुए कि सर फोड़ दो किसानों का जो बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करे। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देता। और ऐसे डंडे बरसाए भी गए किसानों पर। किसानों को जनरल डायर की याद आ गई। किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करके एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी तो करवा दी उनकी, लेकिन सरकार यह बात अब समझ गई थी कि पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, बात बहुत आगे चली गई है। इतनी आगे चली गई है कि बीजेपी के लीडर वहां गांव में जा भी नहीं पा रहे थे। कभी गाली, कभी लाली, और कभी कभी तो गाड़ी के शीशे तक नहीं बच रहे थे। भाई इस माहौल में कैसे कैंपेनिंग करोगे और इलेक्शन कैसे जीतोगे? मामला तब हाथ से टोटली बाहर निकल गया जब यूनियन मिनिस्टर एंड बाहुबली अजय मिश्रा के बेटे सुपुत्र आशीष मिश्रा ने एलिजिडली सड़क पे चलते हुए किसानों के पीछे से आकर अपनी एसयूवी उन पर चढ़ा दी, उनको रौंद डाला। देश भर में हाहाकार होने के बाद आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया गया और वो केस अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, यह बात साफ हो चुकी थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और यह भी कि गोदी मीडिया के सर्वे तक यह बता रहे थे कि बीजेपी की जीत यूपी में आसान नहीं होगी, माने टक्कर अच्छी है। इसको सब देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम लिया है कि 3 काले कानून उन्होंने वापस लेने का जो ऐलान हुआ है, इससे उन्हें किसानों का गुस्सा कम करने का कम से कम मौका मिलेगा और यूपी को अच्छे मार्जिन से अपने हाथ में रखना भूलिएगा मत। बीजेपी का प्रथम लक्ष्य है, ईगो से बड़ा इलेक्शन रिजल्ट होता है, याद रखिएगा। उधर किसान नेता टिकैत का कहना है कि आंदोलन अभी चल रहा है, रुका नहीं है जब तक पार्लियामेंट में ये कानून ऑफिशियली रद्द नहीं हो जाते, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई अभी भी जारी है। तो यह देखना भी बाकी है कि इस फैसले से बीजेपी को चुनावी मैदान में कितना सहारा मिलेगा। लेकिन इलेक्शंस में जो भी हो, किसानों ने सड़क पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरा पे, इलेक्शन के मैदान पे प्रेशर बना के रखा और अपनी बात मनवा के रखी। इस जीत से ऑपोजिशन पार्टीज, मीडिया, सिटीजन को बहुत सारी सीख मिलती है और एक पूरे पीढ़ी को एक सबक मिलती है कि डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में आंदोलन, प्रोटेस्ट, बलिदान, प्रश्न करना, सच के लिए लड़ना, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाना, ये किताबी बातें नहीं है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और इन्हें जो एंटी नेशनल जो कहते हैं ना, वो लोग खुद ही सत्ता के दलाल हैं और कुछ नहीं है। और कोई भी कितना गाली बक दे, मजाक उड़ा दे, डंडे बरसा दे, याद रखिए चुप रहने से चीजें और अच्छी नहीं होती हैं और खराब ही हो जाती हैं। और हल चलाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला किसान ये बात अच्छे से समझता है। इंटरनेट चलाने वाला, कलम चलाने वाला समझता है क्या?